अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 एंजाइम्स और इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो है आज इसको सॉल्व करने वाले हम। इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं और इसके साथ साथ जो इसके एमसीक्यूज़ हैं पिछली वीडियो में मैंने अपलोड कर लिया था, तो आज आप सीधा आ जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। ये पेज नंबर 40 जो है इस पर ये सारे क्वेश्चन जो है ना देखें मौजूद हैं। ठीक है, शॉर्ट हमने कर लिए थे, आज हम लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसको इंशाअल्लाह ताला करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है आपके पास, व्हाट इज़ एंजाइम, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। बहुत आसान से सवाल है कि एंजाइम को डिफाइन करना है आपने और साथ में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बता दें। तो क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसी वजह से आपको थोड़ा सा इसमें ज़्यादा पॉइंट्स देने होंगे। कम से कम आप जो पॉइंट्स देंगे वो 5 से 6 लाजमी होने चाहिए। मैंने इसमें ज़्यादा ही पॉइंट मार्क करवाए हैं। ठीक है, आप अपनी सहूलत के एतबार से जो आसान 5 पॉइंट्स लगें वो इसमें मैंशन कीजिएगा कम से कम। ठीक है, पेज 29 पर आ जाएंगे आप सीधा, और यहाँ पर आने के बाद ये देखें, ये चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में ही है इसका सारा कंटेंट ना। ठीक है, अब आपने लिखना कहाँ से ये देख लीजिएगा। सबसे पहले तो आपने क्या करना होता है, एंजाइम को ना डिफाइन करना होता है। ठीक है, तो आप आ जाएंगे पेज नंबर 29 पर, आप यहाँ से इसको डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखें, एंजाइम्स में बी डिफाइंड एज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कैपेबल ऑफ कैटालाइजिंग स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस इन द लिविंग सिस्टम्स। यानी एंजाइम्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो मुख्तलिफ किस्म के जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि लिविंग सिस्टम में परफॉर्म हो रहे होते हैं उनको स्पीड अप कर देते हैं। ठीक है, अब इनके बहुत सी प्रॉपर्टीज़ होती है। यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन को मार्क करने के बाद फिर आपने यहाँ आ जाना है, फॉलोइंग आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। उसके बाद देखिए लाइन से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, इस तरीके से देखिएगा, आप लाइन से लिखना शुरू कीजिएगा। सबसे पहले, एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट प्रोड्यूस इन द प्रोटोप्लाज्म सिंथेसाइज इन द सेल। यानी आमतौर पे एंजाइम्स जो होते हैं ना, ये बॉडी के अंदर ही प्रोटोप्लाज्म में सेल जो है वो खुद सिंथेसाइज करता है, यहीं प्रोड्यूस होते हैं, ये बायो कैटलिस्ट होते हैं। यानी ऑटोमेटिकली इस अल्लाह ताला की कुदरत है कि ये एनिमल और प्लांट सेल के अंदर खुद ब खुद बन रहे होते हैं। ठीक है, नंबर 2 क्या है, ज़्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं ये प्रोटीनेशियस होते हैं। प्रोटीनेशियस का मतलब होते हैं प्रोटीन और उसके कंपोनेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी साइज इनका बड़ा होता है, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो है ये प्रोटीन के काइंड होती है, इससे बने होते हैं, और इसके साथ साथ इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है ये बहुत हाई होगा। नेक्स्ट क्या है कि क्योंकि ज़्यादातर ये जो है प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, फॉर एग्जांपल एमाइलेज है या पेप्सिन है, ये सारी की सारी चीज़ें जो उसमें मौजूद होती है। तो होता क्या है कि ये आमतौर पर क्या करते हैं कि क्योंकि ये प्रोटीन से मिलकर बनते हैं तो इस वजह से इनका जो मोड ऑफ एक्शन है ये आमतौर पर प्रोटीन के ऊपर एक्ट करते हैं। लेकिन ऐसे एंजाइम्स जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट के होते हैं वो क्या करते हैं, कार्ब्स या इस तरह के जो जैसे कि लिपिड्स हो गए या जो इस तरह के दूसरे आपके पास सब्सटेंसेस होते हैं उनके ऊपर भी एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसने कहा है कि एक नॉन प्रोटीन पार्ट है एसिटाइल कोएंजाइम है। ठीक है, नेक्स्ट है, एंजाइम जो हैं वो आमतौर पर क्या करते हैं, सेल के अंदर अगर रिएक्शन कर रहे होते हैं, जैसे इनसाइड द सेल अगर करेंगे तो वो कौन से कहलाएंगे, वो आपके पास कहलाएंगे एंडो एंजाइम्स। लेकिन कभी कभी ऐसे एंजाइम्स यानी नॉर्मली तो क्या होता है कि ये प्रोड्यूस होते हैं अगर सेल के अंदर इनसाइड, तो ये एंडो एंजाइम होते हैं। ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो सेल के बाहर वर्क करते हैं। ठीक है, अगर इनसाइड द सेल ये वर्क कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे, एंडो एंजाइम। अगर आउटसाइड ऑफ द सेल ये रिएक्शन करेंगे तो ये क्या कहलाएंगे, एक्सो एंजाइम्स। इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है कि ये अपने फंक्शन के एतबार से स्पेसिफिक होते हैं। इसकी मिसाल ऐसे समझ लीजिए कि जो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के ऊपर रिएक्शन करेगा वो कभी भी लिपिड्स के या फैट्स के ऊपर नहीं करेगा, यानी स्पेसिफिक होंगे। नेक्स्ट क्या होता है, इनका साइज नॉर्मली सबस्ट्रेट के साइज से बड़ा होना चाहिए। अब सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट वो केमिकल सब्सटेंस है जिसके ऊपर जाके एंजाइम ने एक्ट करना है। ठीक है, यानी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें एक ऐसा आपके पास रिएक्टेंट है जिसके ऊपर जाकर सीधा एंजाइम अटैक करेगा और उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, जो कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। तो जिसके ऊपर इसने जाके एक्शन करना है वो सबस्ट्रेट है। अच्छा, दे हैव पर्टिकुलर साइट टू रिएक्ट द सबस्ट्रेट, दीज साइट्स आर कॉल्ड एक्टिव साइट्स। अब जाहिर सी बात है, सपोज करो तो कि एक रिएक्टेंट है। ठीक है, अब वो काफ़ी बड़ा भी हो सकता है, उसमें पूरी की पूरी रिएक्टेंट में जाके एंजाइम ने चिपक के काम नहीं करना, बल्कि एंजाइम ने क्या करना है, उसकी एक पर्टिकुलर साइट के ऊपर काम करना है जो कि एक्टिव साइट है। तो ये जो एक्टिव साइट है वहीं पे जाके एंजाइम ने आके अटैच होना होता है, उसके बाद उसने कॉम्प्लेक्स बनाना होता है जो कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहलाता है, और फिर रिएक्शन आगे प्रोड्यूस होता है, यानी कि फिर प्रोडक्ट बनती है और एंजाइम जो है वो सेपरेट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो,
एक दो पॉइंट और है जो आसान है, ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। बाज़ वक़्त क्या होता है कि एंजाइम्स को आपको इनहिबिट करना होता है। इनहिबिट का मतलब होता है कोई रिएक्शन बहुत फास्ट हो रहा है, अब आप चाह रहे हैं इसको थोड़ा स्लो डाउन कर लें या इसको स्टॉप कर लें, तो आप क्या करते हैं, बाज़ रिएक्शंस में क्या करते हैं, कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस भी ऐड करते हैं जिसकी वजह से एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है। अच्छा, ये इनहिबिटर कुछ फैक्टर्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन इसको कम या ज़्यादा कर दीजिए, एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है इसको कम या ज़्यादा कर दीजिए, सिस्टम में जो पीएच है उसको चेंज कर दीजिए, यानी एसिडिक या अल्कलाइन जो भी इसका नेचर है उसको अपोजिट कर दीजिए। इस तरीके से टेम्परेचर को चेंज कर दीजिए, या तो बहुत बढ़ा दीजिए या बहुत कम कर दीजिए। इन तमाम फैक्टर से क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी मुतासर हो जाती है। उसके बाद ये सेंसिटिव होते हैं और ये मखसूस पीएच के ऊपर रिएक्शन करते हैं। और इसके बाद सबसे लास्ट इसमें एक पॉइंट है कि दे रिमेन केमिकली अनचेंज ड्यूरिंग एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। ये सबसे ख़ास बात ये कि इसका काम क्या है, ये रिएक्शन को स्पीड अप करेगा। ना ये रिएक्शन से पहले अपने आप को चेंज करेगा, ना रिएक्शन के बाद, बल्कि जैसा स्टार्ट में इसने आके सबस्ट्रेट पे रिएक्शन करना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है, आखिर में इसने एज इट इज़ लीव कर देना है और प्रोडक्ट आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें आपने एंजाइम को पहले डिफाइन किया, उसके बाद आपने इसके कुछ पॉइंट्स जो हैं उसके बारे में पूरा का पूरा डिस्कस कर दिया। ठीक है, ये फर्स्ट लॉन्ग हो गया। सेकंड लॉन्ग पे आते हैं अब हम जी। तो स्टूडेंट्स, सेकंड लॉन्ग जो आपसे कह रहा है कि डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी आपने क्या करना है, एंजाइम जब वर्किंग कर रहा है या रेट ऑफ एंजाइम एक्शन जो है इसके ऊपर टेम्परेचर का जो इफेक्ट है ये आपने बताना है। पेज 33 पर सीधा मूव करेंगे आप और यहाँ आ जाइए। ठीक है, ये काफ़ी फेवरेट सवाल होता है पेपर में। टेम्परेचर जो है इसका जो इफेक्ट है एंजाइम के ऊपर ये कई दफ़ा पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से देख लें। ये शॉर्ट में भी इन्होंने पूछा है, लॉन्ग में भी जो है ना ये वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसको मार्क कर लीजिएगा, पेज 33 के ऊपर है ये पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ इसमें ख़ास बात क्या होती है कि आमतौर पर जो भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, ये मॉलिक्यूल्स के मोशन के ऊपर डिपेंड करता है। मॉलिक्यूल के मोशन का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल की आपस में मूवमेंट कैसी है। अगर तो जो आपके पास रिएक्टेंट है उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट ज़्यादा फास्टर है, तो ऑटोमेटिकली जो एंजाइम है उसकी भी जो कंसंट्रेशन है वो भी हाई हो जाएगी। ठीक है, उसकी भी मूवमेंट जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन होता क्या है, आमतौर पर एक जनरल रूल होता है, याद रखिएगा कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देंगे ना, इंक्रीज़ कर देंगे, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल हो जाएगा। यानी फ़र्ज़ कर लीजिए एक काम आपका 15 मिनट्स में होने वाला है, तो अगर आप इसमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वो वक्त जो है वो आपका 7 to 8 मिनट्स के अंदर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब एंजाइम्स जो है ये टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इसका रीज़न क्या होता है कि बेसिकली ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं, क्योंकि इनकी कंपोजिशन में क्या चीज़ मौजूद है, प्रोटीन है। और आपको पता है कि प्रोटीन जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। तो ज़्यादातर जो टेम्परेचर जिसमें एंजाइम जो है सुकून से वर्क कर सकते हैं, अच्छा वर्क कर सकते हैं, वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। एक टेम्परेचर इसमें और इसमें आपको इन्होंने बताया वो कहलाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें कोई भी एंजाइम अपनी एक्टिविटी मैक्सिमम शो करता है, यानी इस टेम्परेचर पर ये सबसे अच्छा वर्क आपको करके दिखा रहा है। दैट इज सेट टू बी द ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये आमतौर पे तमाम बॉडीज़ के लिए, जो ह्यूमन बॉडीज़ हैं उनके लिए क्या होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अंडरस्टूड बात जो होती है वो क्या होती है कि ज़्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर डीनेचर्ड हो जाएंगे, यानी पूरे कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगे, कोई रिएक्शन शो नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो ना होने के बराबर होती है, बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाती है। तो जो फेवरेबल टेम्परेचर होता है जिसमें एंजाइम ने काम करना होता है वो आमतौर पे क्या होता है, वो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टेम्परेचर के अंदर अंदर चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल बॉडी हो, ये सुकून के साथ अपना काम करते हैं। तो इससे हमने क्या चीज़ सीखी कि जो टेम्परेचर है और जो एंजाइम है ये एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देंगे तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है, अगर तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड आपने किया तो एंजाइम की एक्टिविटी उसी हिसाब से क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर को बहुत कम कर दिया यानी 0 कर दिया, या आपने बहुत ज़्यादा कर दिया यानी 42 से अबव कर दिया, तो उस वक्त क्या होगा, एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो इसी तरीके से ग्रेजुअली डिक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है, जिस तरीके से यहाँ पे आपको इस ग्राफ में दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 42 तक आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इन्होंने आपसे पूछा है डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एक्चुअली ये 2 एक्शन है, दोनों हमने डिस्कस करने हैं इधर। ठीक है,
तो स्टूडेंट सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ये पेज 31 है मेरे पास, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने क्या लगाना है, इस तरीके से यहाँ से एक इंट्रो देना है कि इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम टू मॉडल्स वर प्रेजेंटेड। एक्चुअली जो मैकेनिज्म है या मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम है ये एक ही चीज़ है, ध्यान में रखिएगा। मैकेनिज्म का मतलब भी क्या होता है कि किस तरीके से कोई चीज़ एक्ट करती है, और यहाँ मोड ऑफ एक्शन भी वही बात बता रहा है। तो इसके लिए दो मॉडल्स हैं हमारे पास। पहला मॉडल है लॉक एंड की मॉडल, ठीक है। अब इसको मैं ज़रा शॉर्ट करके आपको बता देती हूँ कि कहाँ से कहाँ तक आपने लिखना है। पहले तो ये देख लें, यहाँ ईमेल फिशर से लेके मॉलिक्यूल तक, उसके बाद यहाँ देखिएगा एंजाइम अलाउ अ फ्यूज से लेके सबस्ट्रेट तक। अब ज़रा समझ लीजिए इसमें इसने बोली क्या बात है। ईमेल फिशर ने 1898 में एक मॉडल प्रपोज किया। उसके मॉडल के हिसाब से जो उसने बताया वो ये बताया कि एक्चुअली हर सबस्ट्रेट जो है ना वो एक क्लॉक की तरह काम करता है, और जो एंजाइम है वो उस पर एक की तरह काम करती है। यानी सबस्ट्रेट एक लॉक है और एंजाइम जो है वो क्या है, वो की है। तो अब होता क्या है, एंजाइम जो है सिर्फ फ्यू कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल्स जो है उसी को अलाउ करता है कि वो जो है इसमें फिट हो जाए, जबकि अदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बिल्कुल इससे सिमिलर भी होंगे, मिलते जुलते भी होंगे, वो उनको रिजेक्ट कर देता है। तो इस तरीके से होता क्या है कि मखसूस सबस्ट्रेट मखसूस एंजाइम्स के साथ ही रिएक्शन करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देखें, इस डायग्राम में देख रहे हैं कि इसमें सबस्ट्रेट है, एक्टिव साइड है, लेकिन क्या होता है कि जो मखसूस शेप होगी सिर्फ वही आके एक्शन दिखाएगी। वो क्या करेगी, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाएगी, और जैसे ही प्रोडक्ट आपकी बन जाएगी तो एंजाइम जो है फिर सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो मॉडल है वो क्या है, लॉक एंड की मॉडल है, जिसमें सबस्ट्रेट जो है वो क्या कर रहा है, वो एक किस्म से लॉक की तरह काम कर रहा है, और जो आपका एंजाइम है वो की तरह काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो मॉडल है वो उसके बाद प्रपोज किया गया और उसको ज़्यादा कह लीजिए कि पॉपुलैरिटी मिली है, यह इंड्यूस फिट मॉडल। ये कोशलैंड ने 1959 जो है उसमें प्रपोज किया था। अब इसमें बहुत सारी बातें, लेकिन आपको टू द पॉइंट जो लिखना है वो देखें। आपने सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, उसके बाद यहाँ से लिखिएगा अकॉर्डिंग टू हिज मॉडल, ठीक है। और नेक्स्ट पेज पर आ जाइएगा, पहले मार्क कर लें फिर आपको पूरा समझा देती हूँ। प्रोडक्ट तक आ जाइएगा और ये वाली डायग्राम साथ में सपोर्ट के लिए बनाइएगा। कोशलैंड का कहना क्या था कि एक्चुअली में जो एक्टिव साइड होती है ना किसी भी सबस्ट्रेट की, ठीक है, सबस्ट्रेट के अंदर जो साइड एक्टिव है एंजाइम ने तो वहीं आके अटैच होना है। तो वो कहता है कि एंजाइम की जो सबस्ट्रेट की जो एक्टिव साइड है वो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि जैसे एंजाइम ने आकर इसके ऊपर अटैच होना होता है तो ऑटोमेटिकली वही शेप एक्वायर कर लेती है जिस शेप का एंजाइम होता है, ठीक है। यानी ये आपके पास एक सबस्ट्रेट है और ये इसकी एक्टिव साइड है, तो जैसे ये देखेगी कि किस तरीके से आके एंजाइम एक्ट कर रही है तो ये बिल्कुल वैसे ही शक्ल जो है वो अख्तियार कर लेगी। और उसके बाद क्या होता है, आपके पास एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो बनता है। बनने के बाद प्रोडक्ट जो है वो लीव कर देती है और एंजाइम जो है वो एज इट इज़ आपको वापस मिल जाता है। ये है आपके पास इंड्यूस फिट मॉडल, यहाँ तक लिखना है आपने, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ें भी आपकी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे कहता है कि आपने क्या करना है, क्लासिफिकेशन करनी है एंजाइम्स की, ठीक है। अब एंजाइम्स की जो क्लासिफिकेशन है ये आपको पेज नंबर 36 और 37 दोनों पेजेस पे जाना होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ आ जाएं आप, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। अब इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो क्लासिफिकेशन होती है ये दो तरीके से यहाँ पर डील होती है। सबसे पहले तो 36 पे आप यहाँ से मार्क कर लेंगे और अगले पेज तक वो एंड चलेगा, ठीक है। ये क्या कहता है कि एंजाइम जो है वो डिफरेंट बेसिस पे आप क्लासीफाई करते हैं। पहली इसकी बेस क्या होती है कि टाइप ऑफ रिएक्शंस दे परफॉर्म्ड, यानी किस किस्म के रिएक्शन परफॉर्म करें उस बेस पे आपने इसको क्लासीफाई कर लिया। दूसरा आपने क्या, ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट एट विच दे एक्ट, यानी कि जिस सबस्ट्रेट के साथ जाके एंजाइम एक्ट हो रहा है उसके बिहाफ पे आप क्लासीफाई कर रहे हैं कि प्रोटीन से हो रहा है या लिपिड से हो रहा है या कार्बोहाइड्रेट्स की कौन सी टाइप से हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन जिसमें टाइप ऑफ रिएक्शन है, सबसे पहले इसको आप क्लासीफाई करेंगे। तो ये फर्स्ट हेडिंग हुई। अब इसकी कुछ सब हेडिंग्स हैं, देखें इसको देखते चले जाएं। पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेज, नाम से ही पता चल रहा है इसमें कौन से रिएक्शन परफॉर्म होंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन परफॉर्म होंगे। इसमें रिमूवल एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दोनों होगा। फॉर एग्जाम्पल इसकी इन्होंने एक एग्जाम्पल दिए, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ट्रांसफरेज। ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, किसी एक सब्सटेंस को या पूरे ग्रुप को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एक बात बताई कि ट्रांसफ़र ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम ATP टू हेक्सोज, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट है आपके पास हाइड्रोलेज। ये नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, इसमें वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम है जो क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल जो उसका बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं ओलिगोमर्स को मोनोमर्स में। ओलिगोमर्स का मतलब होता है उसमें 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, और मोनोमर का मतलब होता है सिंगल 1 यूनिट वाले मॉलिक्यूल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास लाइएज। ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो मखसूस किस्म के जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक कर देते हैं सबसे पहले तो, और ब्रेक करने के बाद पूरा जो ग्रुप है उसको रिमूव कर देते हैं विदाउट हाइड्रोलिसिस। विदाउट हाइड्रोलिसिस से मुराद है इसमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूव नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन पूरा ग्रुप जो है वो ब्रेक डाउन हो जा रहा है, और ब्रेक डाउन होने के बाद रिमूव हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट एंजाइम आपके पास है आइसोमेरेज। ये नाम से ही आपको क्या लग रहा है कि ये ना रीअरेंजमेंट ऑफ एटम जो है उसमें इन्वॉल्व होगा, यानी ये एक शक्ल को दूसरी शक्ल में चेंज कर देगा। एंजाइम कैटालाइज इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म एन अदर आइसोमर्स। फॉर एग्जांपल इसने क्या करना है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये इसको कन्वर्ट कर देगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, और प्रोसेस कौन सा होगा, ग्लाइकोलिसिस, और इसमें एंजाइम जो रिएक्ट करेगा वो कौन सा होगा, फॉस्फोहेक्सोस। तो इस तरीके से उस आइसोमेरेज ने क्या किया, एक शक्ल को दूसरे शक्ल में चेंज कर दिया, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहा इसमें। सही है। अब आ जाओ आप इसकी एक और टाइप पर, जो लास्ट टाइप है जिसमें हम बात कर रहे थे टाइप ऑफ रिएक्शन की, तो ये है लाइगेज। अब लाइगेज जो है ये क्या करते हैं, ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो कंडेंसेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। कंडेंसेशन रिएक्शन में इसकी इन्होंने एग्जांपल दिए, फॉर एग्जांपल डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, यानी सबस्ट्रेट जिसके ऊपर ये जाके एक्ट करते हैं उस हिसाब से क्या होगा। पहला टाइप है प्रोटीएज। ये कौन से एंजाइम होते हैं जो कि प्रोटीन के ऊपर एक्ट करते हैं, इसकी एग्जांपल इसने दिए ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, एटसेट्रा है। उसके बाद नेक्स्ट है लाइपेज। ये कौन से होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं हाइड्रोलिसिस, यानी फैट को ग्लाइसरोल और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। मेन इनका जो एक्शन होता है वो किस पे होता है, लिपिड्स पे होता है। उसके बाद है ग्लाइकोसाइडेज। अब ये ग्लाइकोसाइडेट्स क्या करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके ऊपर जाके अटैक करते हैं और उसको सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट जो सा वाला भी होता है उससे ज़्यादा सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल देखें अमाइलेज, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या करता है, ये एंजाइम जो है ये अमाइलोज के ऊपर रिएक्ट करता है और उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरीके से सेलुलेज है, ये सेलुलोज के ऊपर एक्ट करता है। माल्टेज है, ये माल्टोज पे एक्ट करता है। सुक्रेज है, ये सुक्रोज के ऊपर जिसको आप कॉमन शुगर कहते हैं उसके ऊपर एक्ट करता है। लैक्टेज है, ये लैक्टोज पे जैसे कि मिल्क है इसमें मौजूद होता है उस पर एक्ट करता है। उसके बाद लास्ट आपके पास एक और टाइप है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का काम क्या होता है, ये डिफरेंट किस्म के न्यूक्लिक एसिड्स के ऊपर रिएक्ट करता है, उसको चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल आरएनएज है, डीएनएज है, एटीपीएज है, ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये बड़ा सवाल था, इसमें आपके पास 2 किस्म की क्लासिफिकेशन थी, दोनों ही करनी, ज़रूरी नहीं पेपर में दोनों आए। हो सकता है पेपर में कोई एक क्लासिफिकेशन वो आपसे पूछे और डिटेल में पूछ ले, लेकिन सवाल तो जाहिर आपको दोनों ही याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछ रहा है कि एंजाइम की इनहिबिशन बता दीजिए, इसके टाइप्स बता दीजिए और इसके फ़ायदे बता दीजिए। ठीक है। पेज 35 पे मूव करें सीधा आप और यहाँ देखें। चलिए जी इधर आ जाइए। यहाँ पे देखें एंजाइम इनहिबिशन है। ठीक है। आई होप सो ठीक से क्लियर दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे एंजाइम इनहिबिशन पे आ जाइए। होता क्या है देखें कि समटाइम, सबसे पहले लगाना स्टार्ट कीजिए इस क्वेश्चन को, हेडिंग पुट करेंगे आप, यहाँ से लेके यहाँ तक एंजाइम इनहिबिशन तक बता देंगे आप। इसमें आप बताएंगे समटाइम्स ऐसा होता है कि एंजाइम जो है वो प्रॉपरली सिस्टम में काम नहीं करता। तो अब क्या ज़रूरत होती है कि सिस्टम चाहता है कि एंजाइम की उस एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर दे, कम कर दे। यानी जाहिर सी बात है बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रहा है, आप खुद ब खुद तो जाके उसको चेंज नहीं कर सकते ना, आपको ऊपर से कुछ ऐसे सब्सटेंसेस ऐड करने पड़ेंगे जो क्या करें, उस एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर लें। तो वो सब्सटेंस जो आप अलग से ऐड करते हैं जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम इनहिबिशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। अब ये कौन कौन से टाइप्स इसकी हो सकती है, यानी किस किस तरीके से आप कर सकते हैं, इसकी 3 टाइप्स होती है। नंबर 1 है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, 2 है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और लास्ट 1 है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। सब्सटेंसेस विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स आर कॉल्ड इनहिबिटर, यानी वो तमाम सब्सटेंसेस जो एंजाइम की एक्टिविटी को
क्या करते हैं, कम कर देते हैं या एक तरह से ग्रेजुअली डिक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको इनहिबिटर्स कहते हैं। यहाँ तक लगा लिया आपने। अब फर्स्ट हेडिंग के ऊपर आ जाओ, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग को आप देखें, यह है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। सबसे पहले तो लगा लीजिए फर्स्ट लाइन से लेके सेल वॉल तक, ठीक है। अब इसको समझ लीजिए। इस टाइप ऑफ इनहिबिशन में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो हम ऐड करेंगे ना ऊपर से, ये बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर होंगे एज कम्पेयर टू द सबस्ट्रेट। जिस तरह का सबस्ट्रेट होगा बिल्कुल वैसा ही मॉलिक्यूल, हम उसी तरह का आइडेंटिकल मॉलिक्यूल बॉडी में एंटर करते हैं। अब उसमें क्या होता है कि उसकी भी एक्टिव साइड होती है जो बिल्कुल ओरिजिनल सबस्ट्रेट से मिलती जुलती होती है। एंजाइम क्या करता है, उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को छोड़ के जो आपने नया सबस्ट्रेट ऐड किया है ना, उसके ऊपर जाके चिपक जाएगा ये, और उसके बाद उसके ऊपर एक्शन करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से बॉडी का वो साइड जिस पर एंजाइम एक्शन कर रहा था उसको वहाँ से क्या होता है, रिलीफ मिल जाता है। और जो आपने नया सब्सटेंस ऐड किया था ना, उसके ऊपर जाके एंजाइम ने एक्शन करना स्टार्ट कर देना होता है। अब इसकी एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन है, ठीक है। अब ये पेनिसिलिन क्या करता है, जब हम इसको बॉडी में ऐड करते हैं तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के तौर पर एक्ट करता है। ये क्या करता है, जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट को छोड़कर इस पेनिसिलिन के साथ आके रिएक्शन करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरियल सेल वॉल है ये जो है कह लीजिए कि कंस्ट्रक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में आपने क्या करना है, ये किस्म की इनहिबिशन होती है जिसमें मॉलिक्यूल जो है, जो हमने नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो भी ऐड करना है बॉडी में, उसने जाके एंजाइम के साथ एक्ट करना है। लेकिन एंजाइम उसमें एक्टिव साइट कोई नहीं होता, ठीक है। एक्टिव साइट के अलावा वो किसी और साइट से जाके एंजाइम उसके पास अटैच हो जाएगा और एज अ रिजल्ट रिएक्शन स्टार्ट कर देगा। तो कॉम्पिटिटिव में तो एक्टिव साइट बनाई थी हमने, यहाँ पे नॉन एक्टिव साइट है, ठीक है। ये नॉन एक्टिव साइट के साथ जाके रिएक्शन करना शुरू कर देता है। ऐसे मॉलिक्यूल जो नॉन एक्टिव साइट के होते हैं लेकिन हम बॉडी में एंटर करेंगे और एंजाइम उसी के साथ जाके रिएक्शन शुरू कर देगा, ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं। इन इनहिबिटर्स का काम क्या होता है कि ये जो बाइंडिंग साइड्स होती है ये एक्टिव साइट के अलावा किसी और साइट से बाइंडिंग साइड होती है इनकी, इसीलिए इसे कहा जाता है एलोस्टेटिक साइट, यानी एलोस का मतलब होता है अवे। तो एलोस्टेरिक साइट्स जो होती है ये क्या करती है कि ये एंजाइम की जो रिएक्शन है इसको स्लो डाउन कर देती है, क्योंकि वो एक्टिव साइट पे नहीं है, वो अलग फॉल्स साइट पर आ गया, ठीक है। अब ये जो जितने भी इस तरह के नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होते हैं, इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, लेकिन कॉमन एग्जांपल जो आपकी बुक में वो है फीडबैक इनहिबिशन। ये एग्जांपल है रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन के, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। पहला आपके पास कॉम्पिटिटिव था, दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव था, अब ये अनकॉम्पिटिटिव है। अच्छा, ये कब काम करेगा, ये इस वक्त काम करेगा जब हम ये कह लें कि ये एक किस्म का एंटी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन भी होता है। ये उस वक्त काम करता है जब एंजाइम के इनहिबिटर जो है ना, वो क्या करते हैं, बाइंड हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के साथ, लेकिन एट द सेम टाइम क्या होगा कि एंजाइम और सबस्ट्रेट का जब रिएक्शन हो रहा होता है तो उस वक्त आपने क्या करना होता है, इस किस्म के सब्सटेंसेस को ऐड कर देना होता है। जैसे आप इस किस्म के सब्सटेंस को ऐड कर देते हैं तो इस तरह का जो इनहिबिटर होता है ये क्या करता है, ये उस वक्त आप ऐड करोगे जब दो या दो से ज़्यादा आपके पास सबस्ट्रेट हो या ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हो, तो इसके डालते ही आपके पास क्या होगा कि रिएक्शन जो होता है, एंजाइम जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो उसको स्लो डाउन कर लेता है। यानी कि जो भी आपका एंजाइम है जो आपके सबस्ट्रेट पे जाके एक्ट कर रहा है और कॉम्प्लेक्स बना रहा है, जैसे ही आपने अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन डाला है, ना इसके पास कोई एक्टिव साइड है ना इसके पास कोई जो है ना एलोस्टेरिक साइड है, बल्कि ये क्या कर रहा है, ये उस रिएक्शन को जाकर क्या कर रहा है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है उसमें जाकर ये उस रिएक्शन को स्लो डाउन कर लेगा, ताकि वो कॉम्प्लेक्स बनना जाए वो स्लो डाउन हो जाए आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब इसके बाद आपके पास है सिग्निफिकेंस, यानी इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। आपके पास देखें बहुत सारे फ़ायदे, पेज नंबर 36 पे यहाँ से आप लगा लें कि ये क्या करता है, बायोलॉजिकल मैकेनिज्म होते हैं कहीं पे तो उसे कंट्रोल कर रहा होता है। इसके साथ साथ ये क्या करता है, जो ड्रग डिस्कवरी है उसकी जो स्ट्रैटेजी है उसे कंट्रोल करता है। इस तरीके से मेटाबॉलिक पाथवे देता है, ये मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को, उनकी कंडीशन को कंट्रोल करता है। एज वेल एज इसमें एक और भी पॉइंट है कि एंजाइम इनहिबिटर्स आर यूज्ड टू स्क्रीन वेरियस लेवल्स ऑफ डिजीज विच प्रोपेल द ग्रोथ ऑफ द इनहिबिटर्स। तो यहाँ पे बहुत सारे, ठीक है, आप सिग्निफिकेंस 2 से 3 लिख लें, पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, पैरा में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम पूछ रहे हैं, ये पेज नंबर 30 है, ठीक है। तो
तो स्टूडेंट्स ये शॉर्ट पे भी आ चुका है। आपने क्या करना है, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम पे सबसे पहले तो हेडिंग पुट करनी है। देख लें आपने लिखना कहाँ से, पहले यहाँ से लेके एवरी एंजाइम से लेके आपने कैटालिटिक साइट तक लगाना है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चरल पार्ट की हेडिंग डालनी है और यहाँ से लेके यहाँ तक लगाना है। टोटल इतना ही काम आपने करना। अब इसको समझ लीजिए, ये बोल क्या रहे हैं, ये बताते हैं कि एंजाइम जो है वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे स्पेसिफिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि किसी ख़ास केमिकल सब्सटेंस के साथ जाके रिएक्शन करते हैं। उन केमिकल सब्सटेंस को सबस्ट्रेट कहा जाता है, ठीक है। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि एक्टिविटी जो है वो एंजाइम क्या करते हैं, रिएक्शन की बढ़ा देते हैं। हर एंजाइम जो है वो स्पेशल इसमें चार्ज प्लेस होती है, जिससे क्या करता है वो सबस्ट्रेट पे जाके फिट हो जाता है। यानी सबस्ट्रेट में कुछ खास जगह होती हैं जिससे जाके एंजाइम ने फिट होना होता है। उन साइट्स को क्या कहा जाता है, एक्टिव साइट कहा जाता है। ये क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं शेप, और इसके साथ साथ कहने का मतलब ये कि हर सबस्ट्रेट में ये जो शेप है ये डिफरेंट होंगे, ठीक है। उस हिसाब से एंजाइम ने आके इसमें फिट होना होता है। अच्छा, इसके साथ साथ इन्होंने आगे क्या लिखा है, द चार्ज एंड शेप ऑफ एक्टिव साइड इज फॉर्म बाय सम अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट इन द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम्स। और एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम जो इसके दो रीजन है, एक तो बाइंडिंग साइट है, दूसरा कौन सा है, कैटालिटिक साइट्स है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास स्ट्रक्चरल पार्ट, इसको डिफाइन कर दीजिएगा थोड़ा सा कि एक्टिव साइट के साथ साथ एंजाइम्स में जो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री दूसरी साइड भी होती है। और वहाँ पे क्या होता है कि एंजाइम जो है बेसिकली क्या होता है कि ये प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, लेकिन इनका एक पार्ट तो प्रोटीन है, एक पार्ट इनका नॉन प्रोटीन होता है। तो ऐसे तमाम एंजाइम्स जो है ये कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स कहलाते हैं। जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम्स का, इसको हम कोफैक्टर कहते हैं। और ये जो कोफैक्टर है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ से, कि ये जाके जो भी सबस्ट्रेट है उसकी एक्टिव साइट से आके अटैच हो जाता है और कैटालिटिक एक्टिविटी जो है उसको परफॉर्म करता है, ठीक है। तो उस तरीके से आपने उसकी एक्टिव साइट और स्ट्रक्चरल पार्ट दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देना है लॉन्ग क्वेश्चन में, सही है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, which would be the last, I think so, yes. Explain the effect of substrate and concentration on the rate of enzyme action. पेज 34 पे सीधा आ जाएंगे। दो चीज़ें, दो फैक्टर है, इसका इसने आपसे पूछा है असर, ठीक है। अब इधर आ जाइए। सबसे पहले तो उसको समझ लीजिए आप। पहली है एंजाइम की कंसंट्रेशन, पूरा लिख दीजिएगा। इसने कहना क्या है कि एंजाइम की एक्टिविटी डिपेंड करती है किस किस्म का सबस्ट्रेट जो उसके ऊपर जाके एंजाइम एक्ट कर रहा है। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हाई होगी तो ऑटोमेटिकली एंजाइम की कंसंट्रेशन भी हाई होगी। यानी दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड है। एंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन रियल जो कंडीशंस होती है उनमें आमतौर पे क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एक सर्टेन लिमिट तक तो ठीक है, जिसमें एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही होती है। लेकिन जैसे ही सबस्ट्रेट जो है वो ख़त्म हो जाता है सिस्टम में से, यानी मज़ीद एंजाइम तो मौजूद है लेकिन सबस्ट्रेट तो लिमिटेड है, वो रिएक्टेंट है, तो उसके साथ साथ जो एंजाइम है उसकी जो अवेलेबिलिटी होती है वो तो मौजूद है, सबस्ट्रेट उधर लेकिन मौजूद नहीं है। तो उस वक्त क्या होता है, आपके पास ग्राफ जो स्मूथ हो जाता है और थोड़ी देर के बाद क्या होता है, ये जो रिएक्शन होता है ये बिल्कुल कॉन्स्टेंट हो जाता है। यानी आप एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, सबस्ट्रेट क्योंकि सिस्टम में से फिनिश हो गया है, तो ये जो आपके पास ग्राफ आएगा ये कांस्टेंट आएगा। किस्सा मुख्तसर, सबस्ट्रेट ज़्यादा है तो एंजाइम की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी। सबस्ट्रेट जैसे ही आपकी अवेलेबिलिटी फिनिश हो रही स्टार्ट हो जाएगी तो एंजाइम जो है उसका रिएक्शन भी लिमिटेड हो जाएगा और एक वक्त के बाद ग्राफ जो है वो आपके पास एक स्मूथ आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जिससे आप कहते हो कि इट रिमेन्स कांस्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, पहली तो थी एंजाइम की कंसंट्रेशन, अब आती है बात सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन की। तो अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये आमतौर पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है। यानी अगर आपके पास सिस्टम में सबस्ट्रेट ज़्यादा है तो एंजाइम भी आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली बात लिख दें कि द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इन अ कंडीशन वेयर एंजाइम कंसंट्रेशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने नेक्स्ट जो बात करनी है वो क्या करनी है, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट बात आपने ये करनी है कि जो सबस्ट्रेट और एंजाइम की कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक सर्टेन मैक्सिमम वेलोसिटी तक। यानी एक ख़ास हद तक ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है इसमें आप इंक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, दोनों जो
इसके टॉपिक थे एंजाइम की कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, दोनों को ब्रीफली बताना है। लॉन्ग का मतलब ये नहीं होता कि सफ़े के सफ़े भर दें आप, ठीक है। लॉन्ग का मतलब होता है कि आपको बात बतानी है लेकिन टू द पॉइंट भी बतानी है, ठीक है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही चैप्टर नंबर 2 एंजाइम भी मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ इसको अपने क्लास फेलोज़ में शेयर किया कीजिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। खासतौर पे आपने अपने दोस्तों में जो व्हाट्सएप ग्रुप स्टडीज़ से रिलेटेड बनाया होता है उसमें ज़रूर इसको शेयर किया कीजिए। कोई बात समझ ना आए, वीडियो में कोई कमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। इंशाल्लाह ताला मैं इसका रिप्लाई करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।